मैं आज उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो अपनी रैंक को खराब समझते हैं और खराब रैंक समझने के बाद वो करते क्या है, वो वहाँ जाते हैं जिसका प्रचार प्रसार चल रहा होता है, वो केवल मार्केटिंग का शिकार बनते हैं, वो केवल उस प्रोपेगेंडा का शिकार बनते हैं जिसके लिए पूरे साल तैयारियाँ की जाती हैं। 1.5 लाख से ऊपर रैंक निकल रहा है आपका जनरल कैटेगरी में, 2 लाख के ऊपर रैंक निकल रहा है आपका ओबीसी में और 3 लाख के निकल रहा है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। बहुत बार वीडियो में बोलता हूँ कि बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेरिजन टू एनआईटी ट्रिपल आईटी। इनमें एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लाखों में रैंक जाती तब भी एडमिशन होता है यहाँ पे। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या अप्रैल वाला एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्या मई वाला एग्जाम अपने टाइम पर नहीं होगा, क्या जेईई मेंस के दोनों एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। तो देखिए, पिछले साल जैसे कि मार्च में जो स्थितियाँ बनी हुई थी और मार्च के बाद जैसा शेड्यूल चलता रहा, लगातार पोस्टपोन होते होते एग्जाम सितंबर में हुआ था। इस बार भी मार्च के बाद से ही लगातार कोरोना के जो हैं केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। कई सारे स्टेट में तो लॉकडाउन होने की स्थिति भी आ गई और यूपी में भी रात में काफ़ी सिटीज़ में, यूपी के काफ़ी सिटीज़ में रात को 9 बजे के बाद लॉकडाउन लगाने का उनका क्या प्रोपेगेंडा है, ये तो आपका जो है लॉकडाउन लगाने का उनकी क्या रणनीति है, ये तो गवर्नमेंट ही जाने। लेकिन ये है कि जैसा कि पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि कोरोना का या लॉकडाउन का जो भी शेड्यूल, जो भी इम्पैक्ट रहा है, कोरोना और लॉकडाउन का जो भी इम्पैक्ट रहा है, वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री पर पड़ा है। कोचिंग सेंटर्स अभी ढंग से खुल भी नहीं पाए हैं, स्कूल तो बंद ही पड़े हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे माध्यम से या जितने भी स्टूडेंट ने काउंसलिंग की है, जोसा है, सीसा है, जो भी एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटीआईज में पढ़ रहे हैं, हमारे गाइडेंस से बहुत सारे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट ने तो बच्चों को बुला लिया है और क्लासेस स्टार्ट की हैं, लेकिन होली में कुछ बच्चे वापस भी आ गए हैं। अभी क्या है कि जैसे कि कानपुर में, आप जानते हैं हमारा सेंटर कानपुर में है, तो कानपुर में ये जो जगह है, यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर बने हुए हैं कानपुर में, तो कानपुर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो खुले हुए हैं, जो हॉस्टल खुले हुए हैं। हमारी खुद की जो स्टूडियो बना हुआ है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक हॉस्टल बना हुआ है। तो यहाँ पे भी बच्चे जो हैं अब अपना होली के बाद आए हैं, फिर वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि 30 तारीख से सब कुछ बंद है। तो आज हम लोग बात करने वाले, सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता दूं कि जो ये सोच रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम नहीं होगा या मई में एग्जाम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम अपने टाइम पे ही होगा, ऐसा ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी। और एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है तो इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे पिछले साल कंपटीशन बढ़ा था, ऐसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ये भी मैसेज आ रहा है कि सर मेरा 98 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल, तो क्या मैं पेपर ना दूँ? तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल कुछ भी आ रहा है उनका, वो अप्रैल मई वाला एग्जाम अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि 99 परसेंटाइल वाले बच्चे अगर एग्जाम नहीं देंगे तो 97 और 98 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे एग्जाम में, और वो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल वाला जो रेशियो होगा उसमें वो पहुंच जाएंगे। तो आगे आने वाले एग्जाम में जब आपका यूनिक कैंडिडेट के तौर पर लास्ट एग्जाम जो होगा, उससे जब आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा और बहुत सारे जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, जो टॉप रैंकर होंगे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिससे कि पिछले साल कट ऑफ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पिछले साल सितंबर में एग्जाम हुआ है, सितंबर में एग्जाम होने से जो कंपटीशन बढ़ा था उसका सीधा इंपैक्ट देखने को मिला था कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ जो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टेट थे जहां पे बहुत बाद तक रैंक वाले बच्चों को कॉलेजेस मिले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कोरोना के कारण या लॉकडाउन के कारण अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उसमें ढील मत डालिए, थोड़ा सा भी उसमें आप बिल्कुल जो है लापरवाही मत करिएगा और पढ़ाई अपनी प्रॉपर करिए। आप जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं या आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं या आप जैसे कि किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हैं, आप अपना लगातार आप पढ़ाई करते रहिए। जो भी परफॉर्मेंस आपका अप्रैल या मई, जो भी परफॉर्मेंस आपका फरवरी या मार्च वाले एग्जाम में रहा है, उससे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की आप कोशिश करिए। जितने भी बच्चे मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं सबको ये बताता हूँ कि अभी मैं फिर बोलता हूँ कि काउंसलिंग की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग के बारे में बच्चे लगातार पूछते हैं, सर इस परसेंटाइल पे क्या मिलेगा। मैं लगातार पीडीएफ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मैं लगातार लाइव सेशन, हम लोग अपनी टीम के माध्यम से, पूरी द मेंटा की जितनी भी टीम है, आपको लाइव सेशन में 1 बाय 1 करके आपके एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपका काउंसलिंग में कुछ भी छूट जाएगा या काउंसलिंग में आप किसी प्रकार से जो है रह जाएंगे, कॉलेज ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आज ये बात करने वाला हूँ कि ये लॉकडाउन या कोरोना जो भी चल रहा है, इसको आप अपने दिमाग से निकालिए, केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और लगातार अगले वाले एग्जाम जो भी होने वाले नेक्स्ट, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। तो काउंसलिंग को करने से पहले काउंसलिंग को समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं, सर ये काउंसलिंग होता क्या है, हम समझ नहीं पाते काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। भाई, बच्चे ने इंटरनेट कैफे पे जाके फॉर्म भरा, एंट्रेंस एग्जाम हुआ, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद उसको जो है रैंक आई, रैंक आने के बाद उसने कॉलेज भर दिए, और अगर उसको रैंक पे कॉलेज मिलना होगा तो मिल जाएगा। उसमें कोई एक्सपर्ट या काउंसलर ऐसा क्या कर देता है कि वो परफेक्ट काउंसलिंग मानी जाती है। और ऐसा काउंसलिंग में ऐसा क्या करके आप समझिए, 2012, अगर 2012 की हम लोग बात करें तो 2012 में AIEEE के नाम से एक एग्जाम होता था। 2012 में AIEEE के नाम से एक एग्जाम होता था जिसको बोलते थे ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा इसको बोलते थे। सिंडिकेट बैंक में इसका फॉर्म मिला करता था ऑफलाइन।
केवल सिंडिकेट फॉर्म बैंक में फॉर्म मिलता था, बाद में फिर जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें भी फॉर्म इसका आने लगा था। इसके अलावा यूपी का जो एग्जाम होता था जो हम लोग जानते थे वो यूपीएसई के नाम से होता था, जो साल 2020 में खत्म कर दिया गया। इसको यूपीटीयू करवाता था, जिसको हम लोग अब एकेटीयू बोलते हैं। तो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ऑल इंडिया के बाद 2012 के बाद ईयर 2013 में जेई मेंस कर दिया गया। इसको जेई मेंस कर दिया गया। और जेई मेंस के साथ ही क्या किया गया था कि 12th की वेटेज इसमें लगा दी गई थी। जेई मेंस के साथ ही जेई मेंस का एग्जाम कर दिया गया और उसमें 12th की वेटेज, जब AIEEE का एग्जाम हुआ करता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जब एग्जाम हुआ करता था, तो इसके जो ये एग्जाम होता था ये NITs के लिए होता था, IIITs के लिए होता था और ये होता था GFTI। उस समय GFTI बहुत कम हुआ करते थे। GFTI के साथ में और कॉलेज हुआ करते थे, SFTI बोलते थे इसको, सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट बोला करते थे इनको। तो सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट को इनको बोला करते थे। और NITs, IIITs और GFTI और सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये 4 प्रकार के कॉलेज के लिए IEEE देना होता था। और जो IIT का एग्जाम होता था ये IIT का अलग होता था, IIT JEE के नाम से एग्जाम होता था, ये इससे आपको IIT मिला करते थे। तब उतने ISCR वगैरह नहीं हुआ करते थे, अब तो बहुत सारे ISCR हो गए हैं और पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए हैं, विशाखापट्टनम, राजीव गांधी, वो एडवांस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो साल 2013 में इस एग्जाम को कर दिया गया जेई मेंस कर दिया गया, मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन। और इसमें एक कंडीशन लगा दी गई कि जितने बच्चे जेई मेंस को क्वालिफाई करेंगे, एक उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया था कि इतने लाख बच्चों को हम क्वालिफाई करेंगे। स्टार्टिंग में इन्होंने 1.5 लाख बच्चों का एक क्राइटेरिया बनाया था कि 1.5 लाख बच्चों को हम जनरल, OBC, SC, ST के सारे बच्चों को मिला के 1.5 लाख बच्चों को हम क्वालिफाई करेंगे। और ये 1.5 लाख बच्चे जेई एडवांस में बैठेंगे, मतलब इसके सेकेंड स्टेप जो होगा इसका, ये 1.5 लाख बच्चे जेई एडवांस में बैठेंगे। और ये जेई एडवांस की जो रैंक होगी इससे आपको मिलेंगे IITs और IISCR और जो पेट्रोलियम संस्थान आपके बने हुए हैं, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, वो आपको इससे मिलेंगे। तो ये हो गया आपका 2013 तक का जर्नी जो रही है आपकी। 2013 से और 2016 तक ये आपका जो 12th का वेटेज था ये जुड़ा रहा। मतलब हमारे पास बहुत सारे ये होता था कि अगर किसी बच्चे का जेईई मेंस में मार्क्स आ गया, मान लीजिए 150, 360 नंबर का पेपर हुआ करता था उस समय, 360 नंबर का पेपर हुआ करता था। अगर किसी बच्चे का मार्क्स आ गया मान लीजिए 150, मैं फिर से समझा दूं, साल 2013 से साल 2016 तक 360 नंबर का पेपर हुआ करता था जेईई मेंस का। आउट ऑफ 300 अगर किसी के 150 मार्क्स आ जाते हैं जेईई मेन में, मैं जेईई मेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर किसी कैंडिडेट के नंबर आ जाते हैं इसमें 150, तो 150 मार्क्स पे अगर उसका 12th का परसेंटेज यूपी बोर्ड से, मान लीजिए 12th का परसेंटेज उसका यूपी बोर्ड का जो है वो है उसका 85, तो उसका जो ऑल इंडिया रैंक बनेगा वो बनेगा आपका 50,000, ठीक है। और अगर उस बच्चे का CBSE बोर्ड से उसका परसेंटेज है, मान लीजिए इसी बच्चे का CBSE बोर्ड से परसेंटेज है उसका 80% मान लीजिए, तो उसका रैंक चला जाएगा फिर 75,000 के बाहर। ये चलता था साल 2013 तक, ये साल 2013 तक चला, 16 तक चला, सॉरी साल 2016 तक यही चलता रहा। साल 2016 में इसको खत्म कर दिया गया, 12th के वेटेज को खत्म कर दिया गया और जेईई मेंस का एग्जाम वैसे ही रहा, वेटेज खत्म कर दिया गया 12th का, जेईई का एग्जाम वैसे ही रहा और वेटेज खत्म कर दिया गया। जेईई का एग्जाम जैसे होता था वैसे ही होता रहा लगातार। ये साल 2016, 17, 18 ये एग्जाम हुआ, कई सारे GFTIs बढ़े, कई सारे IITs बढ़े, कई सारे IIITs बढ़े, कई सारे इसमें जो है NITs बढ़े। NIT भी तब 15-16 हुआ करते थे, आज की डेट में लगभग 30 NIT, 32 NIT हो गए समथिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी लास्ट ईयर जोड़ा गया, GFTIs में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जोड़ा गया, GFTIs में निफ्ट रांची जोड़ा गया, GFTIs में निफ्टम जोड़ा गया, GFTIs में आपका टूल इंजीनियरिंग कॉलेज जोड़ा गया था, GFTIs में आपका जोड़ा गया था कॉलेज पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज जोड़ा गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये सब GFTIs में ऐड किए गए थे। नए वाले IIITs कई सारे ऐड किए गए थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि 2016 से 2018 तक ये चलता रहा एग्जाम ऐसे ही। 2018 के बाद क्या हुआ, इस एग्जाम को NTA कराने लगा और 2017 के बाद से इन्होंने ये संख्या कर दी थी 2 लाख। 2017 के बाद से 2017 तक इन्होंने ये संख्या, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या थी, 2 लाख के आसपास कर दी थी कि अब क्वालिफाइड कैंडिडेट को हम 2 लाख कैंडिडेट को हम क्वालिफाइड करेंगे। साल 2018 तक ऐसे चलता रहा वनडे एग्जाम, साल 2018 तक ये वनडे एग्जाम चलता रहा। मतलब वनडे एग्जाम होता था, एक दिन का एग्जाम होता था जेईई मेन का, आप एग्जाम दीजिए, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं आप एडवांस दीजिए। तो वनडे एग्जाम हुआ करता था और 360 नंबर का पेपर हुआ करता था। साल 2019 में इस एग्जाम को NTA को दे दिया गया, फिर ये NTA एग्जाम करवाने लगा इसको। और जब NTA ने एग्जाम करवाया तो ये परसेंटाइल सिस्टम लागू कर दिया और NTA ने कह दिया कि हम 2019 से इस एग्जाम को 2 बार करवाएंगे साल में। मतलब एक बार जनवरी में होगा और दूसरी बार ये अप्रैल में होगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बीच में 2020 में ये कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने के बाद फिर क्या हुआ, ये जनवरी वाला पेपर तो एज इट इज अपने टाइम पे हुआ, लेकिन जो अप्रैल वाला पेपर होता है ये पोस्टपोन होते होते सितंबर में जाकर रुका। और जो काउंसलिंग 1 जुलाई से, जो काउंसलिंग जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती थी, वो काउंसलिंग फिर अक्टूबर के सेकेंड वीक में जाकर स्टार्ट हुई
और फिर वो काउंसलिंग 31 दिसंबर तक चली, कहीं कहीं पे वो जनवरी के लास्ट वीक तक चलती रही, ठीक है। और साल 2021 में एज इट इज़ एग्ज़ाम जो है एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया पहले कि एग्ज़ाम अब साल में 4 बार करवाया जाएगा, जिसकी डेट 2020 दिसंबर में ही लगभग घोषित कर दी गई थी कि आपका पहला एग्ज़ाम जो है फरवरी में होगा, पहला एग्ज़ाम फरवरी में होगा, दूसरा एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, तीसरा किसका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसमें 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था कि काउंसलिंग को करने से पहले जाए, काउंसलिंग प्रोसेस को देखा जाए तो बहुत इजी है लेकिन सिंपल नहीं है, सरल है। पर बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे काउंसलिंग ये होता क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे मुझसे पूछ रहे सर ये काउंसलिंग होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में जरा समझाइए। तो मैं आपको बता दूं काउंसलिंग का रोल क्या होता है और एक एक्सपर्ट काउंसलर से काउंसलिंग कराने के आपके एडवांटेज क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो आपके पास काउंसलिंग करने के जो है कितने तरीके होंगे। आपके पास पहला तरीका है जोसा, दूसरा आपके पास ऑप्शन है CSAV, दूसरा ऑप्शन आपके पास CSAV है, पहला आपके पास हो गया जोसा, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसमें IITs पार्टिसिपेट करते हैं, NITs पार्टिसिपेट करते हैं, IIITs पार्टिसिपेट करते हैं और GFTIs पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका है CSAV, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड में आपके NITs पार्टिसिपेट करते हैं, IIITs पार्टिसिपेट करते हैं और GFTIs पार्टिसिपेट करते हैं। IITs यहाँ से हट जाते हैं। IITs के केवल जोसा के 7 राउंड होते हैं, मतलब जोसा के राउंड होते हैं आपके 7 और CSAV के राउंड होते हैं आपके 2। इनको दोनों को स्पेशल राउंड बोलते हैं, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2। ये इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं लगातार काउंसलिंग करते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग होती है। इसमें आपकी कुछ नेशनलाइज काउंसलिंग की अगर हम बात करें, ये काउंसलिंग होती है जैक दिल्ली। तो जैक दिल्ली की आपकी काउंसलिंग होती है। इस जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आपका DTU, NSUT, इंदिरा गांधी वुमेन्स यूनिवर्सिटी और IIIT दिल्ली जैसे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है जैक चंडीगढ़। जो जैक चंडीगढ़, ये दोनों काउंसलिंग नेशनलाइज होती है, नेशनल लेवल की काउंसलिंग होती है। ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें आपका UIT चंडीगढ़, UIT होशियारपुर, डॉक्टर SS भटनागर और CCT चंडीगढ़, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन चंडीगढ़। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज साल 2018 तक इसमें पार्टिसिपेट करता था, लेकिन साल 2018 के बाद वो GFTI की लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्टेट होते हैं जिनकी काउंसलिंग होती हैं, उनके इसके अलावा इसमें बहुत सारे स्टेट होते हैं जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग होती है जो आपकी जेईई की रैंकिंग कंसीडर करते हैं। उसमें राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, गुजरात है, उत्तराखंड है। इवन अब जो UPSEE का एग्जाम हुआ करता था वो भी खत्म कर दिया गया। तो UPSEE जो कि AKTU करवाता था, UPSEE के जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वो सारे कॉलेज अब जेईई की रैंक से भरे जाएंगे। और HBDU कानपुर जैसे जितने भी ऐसे कॉलेज हैं जो इंडिपेंडेंट है, अपनी काउंसलिंग अलग से फॉर्म निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में, ठीक ठाक हैं। हालांकि राजस्थान में भी कॉलेज अच्छे हैं। राजस्थान में MBM जोधपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर और अजमेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बेस्ट है। बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ से पास आउट हैं, गेट भी क्वालिफाई किए हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जॉब भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं MP में सबसे बेस्ट कॉलेज की। अगर मैं बात करूँ JEC जबलपुर, 1941 का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट आपका है SGSIT इंदौर, श्री गोविंद राम सेखसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। इसके बाद आपका MIT ग्वालियर है, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा है और उसके बाद आपके बहुत सारे कॉलेज हैं। और आपका इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर है और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, सतना इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम तरह के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी आपका इंदौर। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की। अगर मैं बात करूँ जैसे साल 2018 की इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, साल 2000 अगर मैं 19 की बात करूँ तो 55,000 रैंक पे एक बच्चे को वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मिला था। मैं OBC कैटेगरी वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ ये, और ये अदर स्टेट का बच्चा था। 55,000 रैंक पे उसको मिला था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब IP ब्रांच उसको मिला था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच को मिला था 55, मतलब 55,000 रैंक पे उसको मिला था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऐसे ही वहाँ के जितने भी स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, चाहे आप राजस्थान की बात करें, मैं आपको एक सीरीज बना के दिखा दे रहा हूँ। मैं कुछ स्टेट के टॉप कॉलेज यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने MP की बात की, JEC जबलपुर, SGSIT इंदौर। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे
उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं आपके यहाँ पे YMCA फरीदाबाद, YMCA फरीदाबाद। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे UIT चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ का जो मेन कैंपस है, MBM जोधपुर राजस्थान। तो अगर मैं इतने कॉलेज, आप IIT लखनऊ AKTU का मेन कैंपस, ये भी इस बार यहाँ पे शामिल हो गया। अगर मैं इन कॉलेजेस की बात करूँ तो ये अपने, अगर होम स्टेट कोटे की हम बात कर ले, एक होम स्टेट कोटा होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो प्रॉपर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, एक तो जो चॉइस फिलिंग होती है वो प्रॉपर आपको आनी चाहिए पूरी, आपको डिटेल के साथ। उसके बाद आपको रिजर्वेशन ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टेट में आपका रिजर्वेशन क्या क्या लगने वाला है और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। होम स्टेट आपको याद रखना है और आपको अदर स्टेट याद रखना है अगर आप दूसरे स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत कट ऑफ की जानकारी अगर अच्छे से, तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और हाँ, फॉर्म कैसे फिल करना है, कब फिल करना है, ये बहुत जरूरी है, किस राउंड में फिल करना है। कभी कभी क्या होता है स्टेट की काउंसलिंग में एक बार फॉर्म फिल होता है और फिर लगातार चलता रहता है। कभी कभी क्या होता है किसी स्टेट की काउंसलिंग में एक बार फॉर्म फिल करेंगे, वो हर राउंड में फ्रेश कैंडिडेट को अलाउ करते हैं कि भाई फॉर्म आप हर राउंड में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको 4 ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम लगातार आगे बताते रहेंगे। अब हम होम स्टेट कोटे की बात करें तो होम स्टेट कोटे में अगर किसी बच्चे की रैंक 1 लाख भी आ रही है, 1 लाख, ये सारे कॉलेज उसको मिलेंगे, बल्कि 1 से ऊपर भी जा रही है, मैंने 1 लाख कम बता दी। अगर 2 लाख तक भी जा रही है तो ये सारे कॉलेज उसको होम स्टेट कोटा लग के मिलेंगे। बात करें तो अदर स्टेट कोटे में ये कहाँ तक मिलेंगे, मैं देखना चाहता हूँ। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी जितनी भी स्टेट की काउंसलिंग होती है, स्टेट की काउंसलिंग जोसा की जो सारे स्टेट की काउंसलिंग ने अगर फॉर्म पहले निकाल दिया तो होगा क्या कि इन स्टेट के जो टॉप रैंकर होंगे वो तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए 40,000 रैंक वाला बच्चा है, 50,000 रैंक वाला बच्चा है, 30,000 रैंक वाला बच्चा है, अब अभी कोई फॉर्म नहीं आ रहा तो यहीं अप्लाई करें, क्योंकि ये तो स्टेट के टॉप कॉलेज है। ऐसे तो हर स्टेट में टॉप कॉलेज है। तो अगर फॉर्म कहीं नहीं आ रहा, जोसा की काउंसलिंग नहीं हो, तो यहीं पे अप्लाई करें। तो ये सारे कॉलेज में जो राउंड होते हैं मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे की 30,000 रैंक है, 40,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, तो ये जो राउंड होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जैसे इसकी काउंसलिंग में आप देखेंगे, इसमें फर्स्ट राउंड होगा स्टेट की काउंसलिंग में, फिर इसके बाद सेकंड राउंड होगा, फिर इसके बाद थर्ड राउंड होगा, जरूरत पड़ती है तो फोर्थ राउंड भी होता है, कोरोना में तो 5th राउंड भी कराया गया है। और उसके बाद क्या होता है, फिर ये सब होने के बाद फिर आपका स्पॉट राउंड होता है। तो ऐसे में होता क्या है, जो इस स्टेट के टॉप रैंकर्स होते हैं, वो टॉप रैंकर यहाँ पे क्या करते हैं, वो टॉप रैंकर यहाँ पे इन सीट को एंगेज करके रखते हैं। कौन कौन से राउंड तक, फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक। और जितने भी लो रैंकर हैं दूसरे स्टेट के या फिर इस स्टेट होम स्टेट के, वो भी यहाँ अप्लाई करते हैं। लेकिन उनका क्या होता है, फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक उनको तो मिलता नहीं है। वो कट ऑफ चेक करते हैं, दिखाता है 40,000 50,000 पे बंद हो रहा है। अब ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 1-1.5 महीने के अंतराल में, मान लीजिए इनका फॉर्म अगर मई में आता है, 1 से 1.5 महीने के अंतराल में, मतलब अगर प्रॉपर काउंसलिंग टाइम से चल रही है तो मैं बता रहा हूँ। बाकी तो पिछले साल जनवरी तक चली है, इस बार देखो कब तक चलती है। तो अब ये धीरे धीरे जैसे ही जून के सेकंड वीक में ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी, मतलब जून का 3rd वीक आएगा, जून के 2nd वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जून का आपका जैसे महीना आता है, आपका जोसा का आ जाता है, उसके बाद आपका CSAV भी होता है, उसके बाद बहुत सारी नेशनलाइज वगैरह काउंसलिंग आ जाती है। बहुत सारे इंडिविजुअली जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेज इंडिविजुअली जो इंस्टीट्यूट है, जैसे IIIT हैदराबाद है, धीरूभाई अंबानी है, थापर है, निर्मा है, शास्त्रा यूनिवर्सिटी है, निर्मा, और उसके बाद आपका LMIT जयपुर है। इस टाइप के कॉलेज जो है अपने फॉर्म निकालते रहते हैं। ये सारे जो टॉप रैंकर जो यहाँ पे इन सीट्स को एंगेज किए हुए थे, मैं केवल यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर मैं पूरी सीरीज बनाना चलूँगा, ये बहुत सारे कॉलेज निकल आएंगे, कम से कम 50 ऐसे कॉलेज निकल आएंगे जो बीट करते हैं, जो मतलब वहाँ जहाँ पे टॉपर सीट्स को एंगेज करके रखते हैं, वो टॉपर, वो बेस्ट परफॉर्मेंस बताया। आपको आइडिया बता रहा हूँ। तो ये ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, ऐसी एक मैं लिस्ट बना, मतलब अगर लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट निकल आएगी एक, जहाँ पे जो टॉपर्स होते हैं वो सीट को एंगेज करके रखते हैं। और एंगेज करके रखने से होता क्या है कि जो लो रैंकर वाले बच्चे होते हैं वो अप्लाई तो करते हैं इनके साथ, लेकिन उनको फ्रेश राउंड में, मतलब फर्स्ट से थर्ड राउंड जो होता है उसके बीच में उनको कोई सीट अलॉट नहीं होती है। और वो देखते हैं कि भैया टॉप रैंकर, टॉप परफॉर्मर यहाँ पे जो है एंगेज किए हुए हैं, हमें तो मिलना नहीं है। लेकिन जैसे ही इनका 3rd राउंड बीतता है और उधर जोसा सीसा की काउंसलिंग होती है, और जो टॉप रैंकिंग वाले कॉलेज हैं जैसे थापर, धीरूभाई अंबानी, निर्मा, मैंने पहले बताया आपको, तो वहाँ के जैसे ही फॉर्म आते हैं, या फिर VIT SRM जैसे कॉलेजेस के फॉर्म आते हैं, ये जितने भी बेस्ट परफॉर्मर होते हैं ये चले जाते हैं जोसा, सीसैब, और मतलब इनको तो जाना ही जाना है IITs में, NITs में, IIIT में, इनको पता है। पर यहाँ पे ये केवल सेफ साइड रखने के लिए, क्योंकि काउंसलिंग इनकी पहले स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे सीट को एंगेज करते हैं। पर एवरेज स्टूडेंट को, जो थोड़े से गांव देहात के बच्चे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रह पाते हैं, या फिर कस्बे में रहते हैं, या फिर वहाँ पे लाइट की दिक्कत है, ऐसे बच्चे जो इंटरनेट से प्रॉपर कनेक्शन में नहीं रह पाते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता लग पाती। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से वो देखें और इसमें उनको पता चलेगा कि कहाँ पे वो गलतियाँ करते हैं।
अब क्या होता है, जैसे जैसे जोसा के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड आते रहते हैं, जितने भी बेस्ट परफॉर्मर हैं जिन्होंने ये सीट एंगेज करके रखी हुई थी, उनको वहाँ पे एनआईटी ट्रिपल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब उनको वहाँ पे एनआईटी ट्रिपल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे ये सीट छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि इनकी सीट हो जाती है खाली धीरे 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 धीरे। जैसे जैसे इनकी सीट खाली होती है तब ये स्पॉट राउंड करना शुरू करते हैं। अब जब स्पॉट राउंड कराना शुरू करते हैं तो जो लो रैंकर बच्चे हैं वो तो पहले से ही काउंसलिंग करके थक चुके हैं, वो उस रेस में दौड़ रहे थे जहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर दौड़ रहे हैं, तो वो गलत रेस में दौड़ रहे थे, उनको दौड़ना आप चाहिए था, स्टेमिना उन्होंने वहीं खत्म कर दिया। तो यहाँ पे वो दौड़ने के लिए कैपेबल बचे नहीं और कॉन्फिडेंस लेवल उनका हो जाता है जीरो। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होता है तो यहाँ पे दूसरी कहानी बनती है। यहाँ पे दूसरी कहानी क्या बनती है आप बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितने भी लो रैंकर बच्चे हैं उनको पेशेंस रखना है। जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हुए, लो कॉलेज हुए, जितने भी कॉलेज हुए, रैंक उनका कोई भी आ रहा है, स्पेशली होम स्टेट वाले इस बात को ध्यान रखें कि 2-2.5 लाख रैंक तक भी, मैं डीटीयू की बात करूं या किसी भी कॉलेज की बात करूं, किसी भी स्टेट की बात करूं, हिमाचल प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, कहीं की बात करूं, 2-2.5 लाख रैंक तक आपको होम स्टेट कोटा लग के वहाँ का टॉप रैंक कॉलेज मिलेगा। लेकिन बस आपको सही राउंड का, सही समय का इंतजार करना है। आपको बेस्ट परफॉर्मर के साथ कंपटीशन नहीं करना है। बेस्ट परफॉर्मर को तो जाना ही है ड्रॉप करके सीट, वो केवल कुछ समय के लिए सीट को एंगेज कर रहा है और आप डर जाते हैं, आपको डरना नहीं है। अब होता क्या है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो गया, काउंसलिंग भी ओवरऑल धीरे धीरे खत्म ही होती है, क्योंकि स्पॉट राउंड का मतलब नहीं। अच्छा, स्पॉट राउंड के बारे में लोगों की धारणा बड़ी गलत है। वो बड़ी गलत धारणा ये है कि स्पॉट राउंड में तो अच्छी ब्रांच बचती ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा किसी ने कहा कि अच्छी ब्रांच नहीं बचती है। बच्चा बता के थोड़ा सीट छोड़ रहा है कि किस ब्रांच में छोड़ रहा है, आप उस राउंड में अप्लाई तो करिए। और रही बात आपकी ब्रांच की, तो जब मैं इन कॉलेजेस की बात करूँ टॉप, जहाँ पे टॉप परफॉर्म, आप सोचिए खुद 40-50 हज़ार रैंक वाला बच्चा जब इन सीट को एंगेज करके रखा हुआ, तो ये कुछ तो होंगे ना बेस्ट कॉलेज अपने आप में। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी मिल जाता है तो आप सेकंड ईयर में अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल ब्रांच को लेकर के या केवल आप इस चीज़ से डर के कि स्पॉट राउंड में मिलेगा नहीं, या आपको जानकारी नहीं है, अपना 1 साल खराब कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अब यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। वो सारे स्टूडेंट जिनकी रैंक जनरल कैटेगरी में 1.5 लाख के ऊपर निकल जाती है, ओबीसी कैटेगरी में 2 लाख के ऊपर निकल जाती है, और एससी कैटेगरी में निकल जाती है उनकी 3.5 से ऊपर। और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे बहुत कम कॉन्टैक्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी उनको जितने भी वीडियो ऐसे हैं, बच्चे हैं यूनियन टेरिटरीज के, जितने भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में आए थे, नागालैंड साइड के कई सारे बच्चे कांटेक्ट में आए थे, मिजोरम साइड के बच्चे कांटेक्ट में आए थे। एक NUET करके काउंसलिंग होती है उनकी अलग से, जिसमें केवल 3,000 रुपये फीस लगती है। CSA भी कराता है इसको अलग से। इसमें उनको बेस्ट चीज़ मिलेगी। अगर उनका 7 लाख 8 लाख तक भी रैंक जा रहा है, उनको NITs मिलते हैं। NITs की भी हम बात करेंगे। मैं आज उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो अपनी रैंक को खराब समझते हैं, और खराब रैंक समझने के बाद वो करते क्या है, वो वहाँ जाते हैं जिसका प्रचार प्रसार चल रहा होता है, वो केवल मार्केटिंग का शिकार बनते हैं, वो केवल उस प्रोपेगेंडा का शिकार बनते हैं जिसके लिए पूरे साल तैयारियाँ की जाती हैं। वो केवल एज अ ऑप्शन बन के रह जाते हैं एक एवरेज स्कूल के लिए। मैं बताता हूँ आपको, 1.5 लाख से ऊपर रैंक निकल रहा है आपका जनरल कैटेगरी में, 2 लाख के ऊपर रैंक निकल रहा है आपका ओबीसी में, और 3 लाख के निकल रहा है। तो ये सारे बच्चे उन बेस्ट परफॉर्मर स्टूडेंट के साथ अपने स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंसलिंग करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक 3rd-4th राउंड खत्म नहीं हो जाता। लेकिन तब तक इनका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है जीरो। अब कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होने के बाद क्या होता है, मार्केट में एक नया प्रचलन चला हुआ है। हर इंडिया के अंदर मैं 3 स्टेट की बात कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश को ले लेता हूँ, उसके बाद मैं यूपी को, 30 के आसपास तो लगभग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, और उसके बाद आपका उदयपुर। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि हर स्टेट में 2 से 3 सिटी ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉलेजेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे भोपाल की बात करें, लगभग 100 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। लखनऊ की बात करें, लगभग 100 नहीं, पर लखनऊ में कम से कम 50 से 60 इंजीनियरिंग कॉलेज निकल आएंगे, यूनिवर्सिटी सब कुछ मिला के। कानपुर और लखनऊ दोनों को मिला के 100 के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात करें राजस्थान की, जयपुर में, तो जयपुर के अंदर कम से कम 100 प्लस 100-150 के आसपास कॉलेज निकल आएंगे। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं, हर स्टेट के अंदर एक ऐसी सिटी होती है, 2 ऐसी सिटी होती हैं जहाँ पे बेस्ट मतलब कॉलेज की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक चीज़ और है, नोएडा यूपी में, जहाँ पे कम से कम 200 के ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब इसमें होता क्या है कि ये तो वो सिटीज़ हो गए जहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बहुत अवेयर हैं, उनको अच्छे और बुरे का अंदाजा है। पर जो बच्चे गांव देहात के हैं, जैसे मान लीजिए कोई लखनऊ में आपको बच्चा सीतापुर का है, सिंदौली का है, या फिर गोरखपुर का है, पटरौना का है, कुशीनगर का है, या बहराइच का है, या फिर वो आप मान लीजिए अकबरपुर टांडा का है, या फतेहपुर का है, या फिर बिंदगी का है, या फिर खागा का है, या फिर आपका सुल्तानपुर का, या रायबरेली का है, या लालगंज का है। मैंने ये वो सारे एरिया बता दिए जो लखनऊ को टच करते हैं। इन सारे एरिया के बच्चे लखनऊ पे डिपेंड हैं। इनको तो नहीं पता कि लखनऊ में कौन सा कॉलेज टॉप पे चल रहा है, कौन सा कॉलेज एवरेज चल रहा है। तो ऐसे में होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। राजस्थान, इसमें क्या होता है, MP UP राजस्थान में क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉलेज होते हैं, मतलब 90% कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा ही होते हैं, 90% कॉलेज इन सभी जगह। मैं केवल 3 मैंने इसलिए लिए क्योंकि कैपिटल हैं, मतलब मैंने बात की लखनऊ की, भोपाल की और जयपुर की। 90% यहाँ के कॉलेजेस जो है वो मार्केटिंग से भरे जाते हैं। अब मार्केटिंग क्या होती है, ये बात आप लोग बहुत अच्छा, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, मैं आज बता दूंगा। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं। मैं पहले मार्केटिंग बता दूं कि मार्केटिंग का प्रोपेगेंडा क्या होता है।
मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर खुला, मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर खुला या किसी मेडिसिन कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, किसी मेडिसिन कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो इनका सबसे पहला जो काम बनता है वो ये बनता है, उस एरिया के जितने भी डॉक्टर होंगे, ए ग्रेड डॉक्टर जो होते हैं, जो बेस्ट डॉक्टर हैं वहाँ के, वो तो अपना परफॉर्मेंस उनकी बेस्ट रहती है और बेस्ट वर्क करते हैं वो लोग तो, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे ये, जितने भी एवरेज डॉक्टर होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे ये संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद वहाँ पे एसी लगवाया जाएगा, वहाँ पे वाटर कूलर लगवाया जाएगा और वहाँ पे लगवाया जाएगा एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी वगैरह, ये चीज़ें वहाँ पे लगवाई जाती हैं, एज अ गिफ्ट दी जाती हैं। अब डॉक्टर साहब का क्या फ़र्ज़ बनता है, उसके बाद डॉक्टर साहब का फ़र्ज़ ये बनता है कि जितना भी मरीज़ उनके यहाँ आ रहा है, वो जो पर्चे पे दवाइयाँ लिखेंगे, वो जो उनको सुझाव देंगे, वो सुझाव ये देंगे कि भैया आप इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदिए और आप जो है यहाँ पे जाके इस मेडिकल से दवाइयाँ लीजिए। ठीक, तो यही चल रहा है प्राइवेट कॉलेजेस के साथ। सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना ही मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई ऐसा विचार है। ठीक है, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे काम करना है और मेरे पास बहुत सारे कमेंट वैसे भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बाकी बात करेंगे हम उस पर भी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब मार्केटिंग में, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट, अगर कोई ऐसा बच्चा है, मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा है, मैं आपको बता दूँ हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 20 ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैंने पहले ही बात की है, 20 ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे आपको जेईई मेंस की रैंक की जरूरत भी नहीं है, आप केवल 12th की मार्कशीट के बेस पर एडमिशन ले सकते हो। हम वीडियो बना देंगे उसके ऊपर अलग से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो आप, अगर कोई भी इंसान आपसे ऐसा कह रहा है कि वो आपके बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवा देगा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग जो होती है, काउंसलिंग जो होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के लिए हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो, किसी स्टेट में जब काउंसलिंग होती है तो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा होते हैं बल्कि गवर्नमेंट कम होते हैं। काउंसलिंग में अगर जब पार्टिसिपेट कर रहे हो आप, समय रहते, जैसे मान लीजिए काउंसलिंग स्टार्ट होनी है जून में, तो ये प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, ये अपना अप्रैल से ही जो है सीट बुकिंग शुरू कर देंगे अभी से। एवरेज कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 200 फैकल्टी है वहाँ पे तो एक फैकल्टी को कम से कम 10 एडमिशन का टारगेट दिया जाता है और एक कॉलेज की 10-10 ब्रांचेस खुली हुई हैं। मेन ब्रांच का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भर जाता है, लेकिन दूसरी ब्रांचेस के लिए उनको टारगेट दिया जाता है कि भैया आपको 10 एडमिशन करवाने ही करवाने हैं किसी भी तरीके से। अब उसमें क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है यहाँ पे, मतलब कंप्यूटर साइंस का इतना ज़्यादा क्रेज है कईयों के अंदर तो कि वो कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी तो बीटेक ही नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस का जो क्रेज़ है ना, ये इस कंप्यूटर साइंस के क्रेज़ की वजह से ना बहुत सारे मार्केट में बिजनेस चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास फ़ोन आता है, आपके पास कॉलेज से फ़ोन आता है कि सर हम फलाने कॉलेज से बोल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की सीटें हमारी खत्म हो रही हैं, ऐसा आप इतना अमाउंट जमा करके डॉक्यूमेंट देकर सीट बुकिंग करवा दीजिए। मैं आपको देना चाहता हूँ, काउंसलिंग में जो कॉलेज प्रॉपर भर रहा है, जो कॉलेज काउंसलिंग में प्रॉपर भरा जाएगा, प्रोसीजर के साथ मिलेगा, उस कॉलेज को पहले से सीट बुक करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज़, जो कॉल करके खुद अपनी तारीफ कर रहा है उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज़ ये हो जाती है, कोई भी इंसान जो आपका एडमिशन करवा रहा है, चाहे वो आपके रिलेटिव में हो चाहे वो आपका जान पहचान का हो, जो आपसे ये बोल रहा है कि वो आपको बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में, वो आपसे बहुत तारीफ करेंगे कि कॉलेज ऐसा है, कॉलेज वैसा है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि वो केवल उन्हीं बच्चों को अपने सराउंडिंग एरिया में ले पाते हैं जिनको जानकारी नहीं है। अगर कोई भी इंसान आपसे ये कह रहा है कि मैं आपको फलाने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस दिला दूंगा, तो आप उसको एक बात बस ये बोल दीजिए कि मुझे कंप्यूटर साइंस दिला दीजिए आप धीरू भाई अंबानी में, मतलब DAIICT में दिलाइए, मुझे आप बिट्स पिलानी में दिलाइए, ठीक है, मुझे आप दिलाइए LMNIT जयपुर में, लक्ष्मीदास मित्तल में, मुझे आप दिलाइए JP नोएडा में, ठीक है, मुझे आप दिलाइए आप जो है BIT मैसरा में, ठीक है। आप उनको ये बोलिए, जो भी आपसे ऐसा बोल रहा है फ़ोन पे या कि सीट बुक कर दीजिए कि कंप्यूटर साइंस की क्लासेस सीटें खत्म हो रही हैं और फिर एडमिशन हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन सितंबर-अक्टूबर तक चलते हैं, ठीक है। वैसे 15 अगस्त लास्ट डेट रहती है डेडलाइन, लेकिन उसके बाद भी चलते हैं एडमिशन। किस प्रोसीजर से लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एडमिशन चलते हैं जब काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से चलती है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप उनको बोल दीजिए कि मेरा निरमा में करवा दीजिए, आप मेरा SRM में करवा दीजिए, आप मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको कम से कम 20 ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बता दूंगा। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई भी कंसल्टेंट एडमिशन नहीं करवा पाएगा अगर आप उसके प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये कौन से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं जहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट किए बिना ये लोग स्टार्ट करते थे सब कुछ। तो मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ कि आप अगर जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं, मैं लास्ट में बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से ऐसे कॉलेज हैं प्राइवेट जहाँ पे जाना पॉसिबल है, पर एक क्राइटेरिया के साथ, एक फुलफिल एलिजिबिलिटी के साथ आप वहाँ जा पाएंगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत बार वीडियो में बोलता हूँ कि बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेरिजन टू NITs IIITs। तो मैं बता दूँ आपको, अगर आपका 1 परसेंटाइल भी आ रहा है जेईई मेन में, 1 परसेंटाइल, और आपका रैंक अगर 10 लाख के बाहर जा रहा है, मैं आपको आज फिर बता देना चाहता हूँ, एडमिशन आपका फ्री भी होगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ,
आपको स्कॉलरशिप का प्रलोभन दिया जाएगा, आपको जो है फीस वापसी का प्रलोभन दिया जाएगा, आपको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे कि आपका कम पैसे में बीटेक हो जाएगा, आपका ऐसे बीटेक हो जाएगा, आपको फ्री सीट मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगी, आपको वो मिल जाएगी, तमाम तरह के जो है आपको लॉलीपॉप दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हिंदुस्तान के अंदर 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनका फीस 20,000 रुपये से कम है। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनका फीस 20,000 रुपये से कम है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, और कुछ कॉलेज जो हैं वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं। इनमें एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लाखों में रैंक जाती तब भी एडमिशन होता है यहाँ पे। और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का एक मतलब अलग क्राइटेरिया होता है, एक अलग जो है आपको एक फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जिस कॉलेज में मार्केटिंग मटेरियल्स के थ्रू, मार्केटिंग रिसोर्सेज के थ्रू सीट्स भरी जा रही हैं, आप उन कॉलेज से प्लीज़ बच के रहिएगा, और आपके पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं फिर बता दूँ, किसी भी इंसान को आपके एडमिशन में इतना पर्सनल इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, जबकि वो आपसे कोई सर्विस चार्ज नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको कॉलेज से सर्विस चार्ज मिल रहा है। ठीक है, तो मैं